आज मेरे बगल में बैठे हैं श्री कमलेश पांडे, विज्ञापन की दुनिया के एक दिग्गज, और बहुत सारी कामयाब फिल्में लिखी जैसे तेज़ाब, सौदागर, दिल, बेटा, खलनायक और रंग दे बसंती, और कुछ कला फिल्म जिसको हम लोग कला फिल्म बोलते हैं तो वो भी आपने लिखी हैं। अनकही, अमोल पालेकर ने दोनों फिल्में बनाई, तो एक अनकही और एक जो है ये थोड़ा सा रूमानी हो जाए। आप बलिया के रहने वाले हैं, वही बलिया जो 1857 की गदर के नायक मंगल पांडे का ज़िला है। आप की स्कूली शिक्षा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद में हुई और फिर आप जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट में 3 साल आपने पढ़ाई की। और ये था कि पढ़ने का बहुत शौक़ था शुरू से। ये इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं पीछे जो किताबें रखी हुई हैं। और 3 साल आपने काम नहीं किया, लेकिन किताबें पढ़ी। तो हाँ सर, बताएं। पूछिए क्या है कि उस दौरान मतलब किताबें हाँ पढ़ते थे। वो एक्चुअली अभी भी वो मेरे लिए वो 3 साल जो हैं, 3 साढ़े 3 साल सबसे ज़्यादा मेरा बैंक बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस उन्हीं 3 सालों में मैंने जमा किया। एक तरह से जो इंटेलेक्चुअल बैंक बैलेंस होता है, फाइनेंशियल तो ज़ीरो था, मगर इंटेलेक्चुअल जो बैंक बैलेंस है वो मेरा अद्भुत हुआ उन 3-4 सालों में। और चूँकि कोई कुछ काम नहीं था, खाने को पूरे पैसे नहीं थे, तो ये जो शहर है, ये शहर इस मामले में बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो सिखाता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। जो इस शहर ने मुझे 3 साल में सिखाया, वो किताबें जो हैं वो नहीं सिखा सकती। उदाहरण के लिए एक बार हुआ ये कि बदकिस्मती से मेरा मनी ऑर्डर आने में लेट हो गया। 2 हफ्ते तक खाने को पैसे नहीं, और किसी से उधार मांगने की हिम्मत नहीं थी, मुझे आदत नहीं थी। तो सिर्फ 1 कप चाय पे 2 हफ्ते निकाले मैंने, क्योंकि 1 कप चाय वहाँ से मिलती थी, क्योंकि 1 महीने के एंड में उसका पैसा देना पड़ता था। तो वो 1 कप चाय एक पूरे दिन के लिए मिलती थी, और उस एक कप चाय पे मैंने 2 हफ्ते निकाला। और तब मुझे मालूम पड़ा कि भूख सिर्फ 3 दिन सताती है। 3 दिन के बाद सिर्फ भूख की याद सताती है। क्यों? क्योंकि जो पेट है उसको मालूम पड़ जाता है, हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा अभी कुछ देने वाला नहीं है, तो ये बॉडी अपने आप को खाने लगती है। तो जब आप उपवास करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को खाते, इसलिए आपका वज़न कम हो जाता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपका वज़न इसलिए कम होता है क्योंकि आपका शरीर आपको खाने लगता है, आपका वज़न कम करने के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से हर शाकाहारी, हर उपवास करने वाला जो है, एक तरह से वो मांसाहारी है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने आप को खाता है। और ये भूख का जो विज्ञान है, ये भूख चीज़ क्या है, भूख जो आदमी को पता नहीं क्या क्या काम आदमी से करवाती है, जो वो नहीं करना चाहता वो भी करवाती है। भूख शायद सबसे बड़ी ताकत है, मोटिवेशन है ज़िंदा रहने के लिए, और वो मैंने उस दौर में सीखा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो दौर जो 3 साल थे मेरे सबसे कीमती साल थे, एंड जो अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट अनफॉरगेटेबल, जो मैं भूल नहीं सकता। एक्चुअली हुआ ये कि वो जो लाइन है, मैंने मैं एक टीवी शो लिख रहा था, टीवी सीरियल, जब मैं जी में था, का नाम था कुरुक्षेत्र।
तो उसमें एक हीरो को मैंने एक दिया था डायलॉग कि भूख सिर्फ 3 दिन सताती है, भूख की याद ज़िंदगी भर सताती है। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा साले पहले 3 दिन भूखा रख के देख क्या मैंने मतलब आएगा क्या मेरी लाइन का समझ में। फिर मैंने बताया उसको कि देख ये वजह होती है कि बॉडी का गियर चेंज हो जाता है, फिर वो बाहर से खाना नहीं मांगती, वो अंदर अपने आप को खाने लगती है और आपका वज़न कम होता है। तो फिर मगर भूख की याद मतलब आप रोज़ सुबह उठते हैं कि ये नाश्ते का टाइम हो गया, मगर कोई जुगाड़ नहीं नाश्ते का, पैसे नहीं है। लंच का टाइम हो गया, कोई जुगाड़ नहीं है लंच का, पैसे नहीं है। रात के खाने का कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। तो वो जो याद है, वो साइकोलॉजिकल जो तकलीफ़ है ना, फिर वो तकलीफ़ फिज़िकल नहीं होती। भूख की याद तकलीफ़ जो है सिर्फ 3 दिन फिज़िकल पेन होता है, 3 दिन के बाद वो साइकोलॉजिकल पेन बदल जाता है, फिज़िकल पेन बिल्कुल नहीं होता है। मैं यू जस्ट फॉरगेट। तो ये सब लोग जो बहुत दिन तक उपवास करते हैं, 90 दिन, कोई 60 दिन, संत लोग करते हैं ना, मेरे लिए उसमें कोई बहुत बहुत लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। वो बहुत सिंपल बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि फिजिकल पेन कहीं होता ही नहीं। तो आपके संकल्प पे है, आपके ज़िद पे है, आप चाहें तो कितने दिन भी, कम से कम 3 महीने तो आप आराम से बिना खाए रह सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर उतना फैट होता है कि 3 महीने तक आपको ज़िंदा रख सकती है। उसके बाद तो फिर वो चीज़ उसके हाथ के बाहर हो जाती है। तो वो जो अनुभव जो आए ना 3 साल स्ट्रगल के, और फिर मैं नौकरियाँ भी ढूंढ रहा था, और उसी गुस्से में मैंने लिखा था जो मैंने आपने ज़िक्र किया, मेरी पहली जॉब एप्लीकेशन की, आई नीड ए हेयर कट एंड इफ़ यू कैन गिव मी ए जॉब आई कैन गेट ए हेयर कट। तो गुस्से में वो चिट्ठी मेरी नसीब से एक ऑस्ट्रेलियन के हाथ में लगी। उस समय जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, हिंदुस्तान थॉमसन, उसका हेड था मरे बेल करके। तो ही गॉट माई लेटर, और वो मैंने और लोगों के यहाँ भी भेजी थी, मगर सबने फाड़ के फेंक दी होगी, जाहिर है इंडियंस थे। ऑस्ट्रेलियन था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, 3 महीने बाद फिर यू जस्ट लेट मी नो। तो मैंने कहा या तो मैं पागल हूँ या फिर ये पागल, या मुझसे ज़्यादा बड़ा पागल ये है। मैंने ठीक 3 महीने बाद उसको फिर फ़ोन किया, मेरे ख्याल अप्रैल के महीने में, भाई आपने कहा था मिलने के लिए, तो मैं मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है आ जाओ। उसने कुछ एग्ज़ाम टाइप कुछ दिया, एडवर्टाइजिंग में जिसे कहते हैं कॉपी राइटिंग, एंड आई गॉट द जॉब। नहीं, आप तो कुछ किताबें पढ़ने की बात कर रहे थे उस दौर में। किताबें जो थी, हाँ, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो हम यूपी वाले हैं, अंग्रेजी में उनका हाथ तंग होता है। पहले तो बहुत होता था, अंग्रेजी हमारे लिए हवा थी। तो मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। हिंदी तो कैसे भी आम बात थी, हिंदी पढ़ते ही थे। अंग्रेजी में क्या हुआ कि जो एक पूरी दुनिया है जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, अनुभव भी नहीं है, वो दुनिया मेरे सामने खुलने लगी। अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। दूसरी बात ये हुई कि उन्हीं दिनों, शायद आपको भी याद होगा, कि एक जिसको हम लोग समानांतर सिनेमा कहते थे, क्योंकि हॉलीवुड तो लगभग ख़त्म हो गया था, और यूरोपियन जो सिनेमा है, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, स्वीडन का, एंटोनियोनी, बर्गमैन, फेलिनी, ये सारे लोग जो, ट्रूफो, गोडार, इनका ज़माना आ गया था। तो पता नहीं क्यों ये यूएस हाइस में, अमेरिकन सेंटर में या ब्रिटिश काउंसिल में मैं इनकी फिल्मों पे किताबें पढ़ता था। आई स्टार्टेड समहाउ रीडिंग बुक्स ऑन दीज डायरेक्टर्स, कि फेलिनी क्या करता है, ट्रूफो क्या करता है, एंटोनियोनी क्या करता है, इंगमर बर्गमैन क्या कर रहा है, गोडार क्या कर रहा है। और उन्हीं दिनों ये उनकी फिल्मों की स्क्रिप्टें छप के आती थी। तो यूएस हाइस में वो स्क्रिप्टें थी। तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक स्क्रिप्ट पढ़ी, एक फिल्म की स्क्रिप्ट, जो सिटीजन केन, जो अमेरिकन क्लासिक है। तो एक किताब छपी थी रेजिंग केन करके। तो अमेरिका की बहुत बड़ी एक हुआ करती थी फिल्म क्रिटिक, पॉलिन केल करके नाम था उनका। शी हैड रिटन दिस बुक रेजिंग केन। तो उसमें एक
लंबा ऐसे भी था उस फिल्म के बारे में, और फिल्म की स्क्रिप्ट भी थी। मैंने कहा ओह माय गॉड, ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है। तो पहली बार लगा कि अच्छा, जो सिनेमा है एक्चुअली इट इज़ ऑन पेपर। हम लोग जो देखते हैं वो अलग बात है, मगर असली जो सिनेमा है वो एक जो राइटर है वो लिखता है। मगर कभी भी ये शौक़ नहीं हुआ कि मुझे फिल्में लिखना है। मगर चूंकि वो फिल्में एक नया इडियम लेके आ रही थी हमारे सिनेमा में। एक तो हमारा जो जिसको आप लोग बॉलीवुड कहते हैं, उन दिनों जो एक तो हमारा सिनेमा था, मसाला फिल्में जिसे कहते हैं, वो तो था ही। ये एक नए ढंग का सिनेमा, ये चाहे वो मिस्टर कुमार साहनी हो या मणि कौल हो, और भी बहुत सारे, पूरी एक आंदोलन शुरू हो गया था। तो एक अजीब सी अवेकनिंग थी पूरे मुल्क में सिनेमा के लिए कि यार ये क्या सिनेमा है। तो वो किताबें मैं उनके ऊपर पढ़ता था, और उन किताबों ने मुझे बहुत कुछ दिया। और होता ये था कि अक्सर मेरे पास वो लिखने के लिए आई नेवर हैड एनी स्टेशनरी, नो पेपर, नथिंग। तो उनकी ये जुए साइज की होती थी लाइब्रेरियन, तो उनके बाथरूम में जो टॉयलेट पेपर होता है वो रोल निकाल के मैं उस पर नोट लिखा करता था। तो एंड शी यूज्ड टू गेट वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई क्या लड़का है, टॉयलेट पेपर पे नोट लिखता है फिल्मों के बारे में। मगर वो हुआ कि काफ़ी कुछ बेवकूफ़ियाँ भी की मैंने, मगर इन किताबों ने मेरी दुनिया बहुत बड़ी कर दी, मेरी सोच बहुत बड़ी कर दी। और ये सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिला। मुझे मौका मिला जब मुझे नौकरी मिली, और उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम्हारी इंग्लिश तो माशा अल्लाह है, और एक दिन यू विल बी द बेस्ट इस मुल्क में। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि आदमी ऑस्ट्रेलियन किसने क्या देखा मुझ में कि इतनी हिम्मत से बोल रहा है कि वन डे यू विल बी द बेस्ट। तो उसके बाद जब 1978 में एडवर्टाइजिंग के अवार्ड शुरू हुए फॉर द बेस्ट राइटर, तो मैंने 5 साल तक किसी को जीतने नहीं दिया। आफ्टर 5 मैंने कहा बस बहुत हो गया, मैंने उस आदमी को सच साबित कर दिया कि तूने सही कहा था, आई वॉज द बेस्ट। पर 5 साल तक मैंने किसी को जीतने नहीं दिया। तो एक उधार था मेरे ऊपर कि उस आदमी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, पता नहीं क्या दिखा उसको, उसने बोला कि यू विल बी द बेस्ट। तो मुझे साबित करना ज़रूरी था, तो वो 5 साल मैंने साबित किया। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली मैंने यूं ही शुरुआत हुई थी हंसी हंसी में, मगर समहाउ इट बिकेम सीरियस एंड आई ऑलमोस्ट बिकेम ए लेजेंड। 250-300 अवार्ड, बहुत सारे, जितने सारे अवार्ड हैं एडवर्टाइजिंग के सब मिले। अभी भी जो एजेंसी हरी डिफ्यूजन, अभी भी वो लोग मुझे बुलाते हैं, कभी कभी मुझे याद करते हैं, क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। एक हाँ, विज्ञापन की ही दुनिया में एक और बड़ा नाम आयशा सिराज सयानी, पू सब लोग कहते थे। हाँ, तो वो एक फिल्म बना रही थी बच्चों के लिए, हंगामा बॉम्बे स्टाइल, और उस ज़माने में शायद भारत में बनने वाली आखिरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। तो उस फिल्म के आपने गाने लिखे। बीवी कारंथ थिएटर में बहुत बड़ा नाम है, और बड़ा नाम ऐसे है कि थिएटर में कुछ उन्होंने प्रयोग किए म्यूज़िक का इस्तेमाल। तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्ले राइट सब थे। मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले डायरेक्टर थे। हाँ, तो उन्होंने मतलब एक संगीतकार के भी हाँ, तौर पे उनका एक मकाम है। उस फिल्म में संगीत बीवी कारंथ का था और आपने गीत लिखे थे, तो उसके बारे में। वो इत्तफाक़ी एक्चुअली क्या था कि मैं तो एडवर्टाइजिंग में था, और अमीन सयानी या पू सयानी के जो थे फादर हामिद सयानी, वो सब मेरे जान पहचान के थे, मेरे लिए, हमारे लिए वो काम कर चुके थे। आवाज़ों की रिकॉर्डिंग वगैरह जो होती है, रेडियो स्पॉट वगैरह, वो बनाया करते थे। तो उसको एक मौका मिला कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए शी वॉज ऑफर टू मेक ए फिल्म। तो उसकी जो कहानी थी, उसने एक ऐसे ही मुझे बुला के बताया कि मेरी ये कहानी है, कैसी लगी।
तो मैंने कहानी तो इंटरेस्टिंग है, बोला कि विल यू राइट द सॉन्ग्स, तुम गाने लिख दो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं क्योंकि ये बच्चों की फिल्म है, तुम गाने लिख दो। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास है टाइम, तो मैंने लिख दिया। और मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा जो नाम है आपने लिया, वी कारंत, उसका संगीत देने वाले हैं, और मन्ना डे ने वो गीत गाए थे। तो वो एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्चुअली किसी फिल्म स्टूडियो में जाने का, और किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने का। मैं पहली बार ज़िंदगी में एक गाने की रिकॉर्डिंग में गया, और वहाँ पे आए थे मन्ना डे जी। तो अभी भी वो, अभी तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग नाउ, शी यूज्ड टू मेक एड्स, काफ़ी ऐड बनाए, बट शी अभी भी बोलती है कि मैं तुमको फिल्मों में लेके आई। हाँ, एक तरह से ठीक ही है एक बात कि मेरी पहली फिल्म उसी के साथ थी, उसी के लिए थी। उस फिल्म से जुड़े कई लोग बाद में बहुत बड़े बने। श्याम बेनेगल, उनका तो नाम हो चुका था, अंकुर निशांत जैसी फिल्मों में बनाई थी तो एक नाम हो चुका था। वो इस फिल्म में टेक्निकल कंसल्टेंट थे। श्याम बेनेगल भी विज्ञापन की ही दुनिया से आए हैं। जानू बरुआ, मतलब असमिया फिल्मों के आज की तारीख में अमरीश पुरी, असमिया फिल्मों में सबसे बड़ा नाम है, वो उस फिल्म में प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। बीवी गोविंद निहलानी उस फिल्म के कैमरामैन थे। बीवी कारंत मैंने बताया ही, संगीत दिया था। और बाद में एक और बड़ा नाम कमलेश पांडे जी, वो भी उस फिल्म से और जुड़े भी लोग थे। बाद में, विजय लानी राइटर, केतन मेहता के राइटर बने, उन्होंने उस फिल्म के मकालमे लिखे थे। तो ऐसे मतलब एक छोटी सी फिल्म में इतने बड़े नाम, नसीर भाई भी थे, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, ये लोग सब लोग थे उसमें, तो सब लोग थे। तो यही बात है कि थिएटर में बहुत बड़ा नाम है पल पदमसी, वो उस फिल्म की प्रोड्यूसर थी और एक्टिंग भी की थी। आपने पहली फिल्म जो लिखी वो थी अनकही, अमोल पालेकर उसके लेखक निर्देशक थे। दीप्ति नवल, अमोल पालेकर और डॉक्टर श्रीराम लागू कलाकार थे। वो आपकी पहली फिल्म थी एक तरह से। हाँ, पहली लिखी हुई फिल्म थी, मतलब जो वो भी तफाकी था, क्योंकि अमोल को मैं जानता था बहुत पहले से, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के जो लोग थे, वो जो भी हिंदी थिएटर था सत्यदेव दुबे का, या जो विजयाबाई का मराठी थिएटर था, तो ऑडियंस मेनली एडवर्टाइजिंग के लोग होते थे, क्योंकि वही टिकट अफोर्ड कर पाते थे, उनके पास पैसे होते थे। तो अमोल ये सब लोग, ये नाना पाटेकर जो मेरे दोस्त हैं, वो अक्सर विजय मेहता के प्ले में काम करते थे। तो मेरा काफ़ी आना जाना था हिंदी थिएटर या मराठी थिएटर में, और अमोल वाज वेरी एक्टिव ऑन थिएटर। आधे अधूरे किया था ये सत्यदेव दुबे के साथ, तो जान पहचान थी अमोल के साथ। और बाद में अमोल बिकेम फिल्म स्टार, तो हमारी मुलाकातें नहीं हुई काफ़ी साल तक। अचानक एक दिन जुहू पे ही मुलाकात हो गई, रास्ते पे चलते चलते, कि मैं कहीं जा रहा था, वो कहीं आ रहा था। अरे तू इधर कहाँ? अरे मैं तो इधर ही रहता हूँ। अरे मैं इधर बंगला है, तू आ जाना, खाना वाना खाते हैं। तो मैं गया खाना खाने से, बोला यार मैं एक पहली हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, और ये राइटिंग के लिए मेरे पास वो पैसे वैसे उतने नहीं हैं जितने आजकल लोग मांग रहे हैं, और तू तो अच्छी नौकरी में है, तेरा तो सब कुछ लाइफ सेटल्ड है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, फैमिली सब आराम से है, तो यू डोंट नीड द मनी, तो तू ऐसे ही लिख दे। तो मैंने कहा ठीक है, लिख देता हूँ। तो वो भी फिल्म मैंने मजाक में लिख दी, और वो इसलिए भी कि मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो पूरी फिल्म एक तरह से डिबेट है कि जो बिटवीन साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, कि भाई जो लोग भविष्य बताते हैं या भविष्यवाणी करते हैं वो सच में कितनी साइंटिफिक है, और जो लोग नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते। तो पूरी फिल्म एक डिबेट थी। हालांकि जो फिल्म की कहानी थी थोड़ी बड़ी रिग्रेसिव थी, कि उसमें उन्होंने पूरा एक बाकायदा पक्ष लिया था कि हाँ भाई भविष्यवाणी ही सच हुई है, और मैं मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा नहीं होता। एनीवे, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि डिबेट का मज़ा है, और वो उसमें
इत्तेफाक ये हुआ कि जब फिल्म बन गई तो अमोल ने वो फिल्म दिखाई जावेद साहब और शबाना को, एक ऐसे एक किसी ट्रायल में। तो ये मुझे बाद में अमोल ने बताया कि जावेद साहब ने देखा और एक ही सवाल पूछा कि तेरा राइटर कौन है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त है, एडवर्टाइजिंग में है, उसने लिख दिया, क्योंकि मुझे कोई और राइटर मिल नहीं रहा था। तो जावेद साहब ने कहा कि तू अपने दोस्त को बोल मेरे पेट पे लात मत मारे। तो जब अमोल ने मुझे कहा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जावेद साहब ने मजाक किया होगा यार, उनका तरीका है ऐसा मजाक करने का, ऐसे ढंग से मजाक करते हैं कि आपको लगे कि आपकी तारीफ हो रही है मगर आपका मजाक हो रहा है। तो एनीवे बाद में जब इत्तेफाक से जब शुरू हुई तेज़ाब, उस हमें भी हमारी कोई आपस में मुलाकात नहीं, क्योंकि अनगई के बाद मैंने बड़ी कोशिश की। मेरी एक दोस्त थी सीमा सानी, इस्मत चुगताई की बेटी, जो उर्दू की लेखिका थे, उर्दू इस्मत चुगताई उनकी बेटी थी सीमा सानी, और वो जावेद साहब को जानती थी ऑन ए पर्सनल लेवल, आना जाना था। मैंने कहा यार तू मेरी एक मीटिंग रखवा दे जावेद साहब से, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे, मुझे पूछना है कि वो सच में तारीफ़ कर रहे थे कि सच में मेरे अंदर कुछ है कि मैं फिल्में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। वो बेचारी ने 6 महीने कोशिश की, जावेद साहब नहीं मिले तो नहीं मिले। फिर मैंने कहा तू अभी जाने दे, अब जब जावेद साहब को मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। और वही हुआ तेज़ाब के लिए। हालांकि उन्होंने तेज़ाब के गाने लिखे, मैंने फिल्म के डायलॉग लिखे। तो जब मुझे फिल्म फेयर मिला, तो जब मैं फिल्म फेयर लेके आ रहा था तो नीचे बैठे थे जावेद और शबाना। मैंने कहा जावेद साहब मैं कमलेश पांडे। मैंने कहा हाँ हुजूर अब तो आप वगैरह, जब उनका तरीका होता है जावेद साहब का, बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो वहाँ से वो एक जो शुरुआत हो गई, फिर अचानक जो है तेज़ाब के पहले एक मेरी फिल्म आई थी जलवा। जलवा भी तफाकन, क्योंकि एक गुल आनंद करके हुआ करते थे प्रोड्यूसर, गुल आनंद, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई जिसमें बदूर, खट्टा मीठा वगैरह। तो उन्होंने अनकही देखी एंड बेसिकली ही वाज आल्सो ए डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उसके लिए उन्होंने फिल्म देखी होगी। तो मुझे फ़ोन किया ऑफिस में नंबर लेके कि भाई अब मैंने आपकी फ़िल्म देखी अनकही, तो आप हमारे लिए एक फ़िल्म लिखेंगे। मैंने कहा भाई मुझे आई एम नॉट टू श्योर, मुझे पता नहीं फिल्में कैसे लिखी जाती हैं। अनकही तो मैंने यूँ ही लिख दिया, अमोल पालेकर के लिए, मेरा दोस्त है, चल दिया। आप आके मिलिए। तो मैं उनके ऑफिस में जाके मिला, गुल के ऑफिस में। तो वहीं मेरी पहली बार वो जो FTI के से आए थे पंकज पराशर, गोल्ड मेडलिस्ट थे FTI के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहाँ मैंने सुनी कहानी जलवा की। तो मैंने कहा ये तो बाकायदा जैसे आम फिल्में होती है मसाला वाली, वो फिल्म है, आर्टिस्टिक फिल्म नहीं है ये, तो आपको भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं लिख पाऊँगा? बोली नहीं हम भरोसा है, आप लिखेंगे। और मैंने जलवा लिखी और अचानक एक हवा बन गई मीडिया में कि एक नया टकसाल से नया एक सिक्का आया है जिसका नाम कमलेश पांडे है। मैंने कमाल यार, एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैंने थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक लिख दिया तो इतनी बातें हो रही हैं कि मैं कितना अच्छा लिखता हूँ। इसका मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी गरीब है इस मामले में कि कोई थोड़ा भी अच्छा लिखे तो उसको आसानी से नाम मिलने लगता है। और उसके बाद आई तेज़ाब, उसके साथ ही वो इंदिरा ईरानी के दिल और बेटा, और फिर आई चालबाज। फिर एक तरह से पूरी लाइन लग गई हिट फिल्मों की, और अचानक मेरा नाम जो है हिट फिल्मों से जुड़ गया। और हमारी इंडस्ट्री में ये एक अंधविश्वास है कि हिट फिल्म का कुत्ता भी हिट हो जाता है, तो उस कुत्ते को भी रोल मिलने लगते हैं कि ये हिट फिल्म का कुत्ता है, इसको रख लो, हमारी फिल्म भी हिट हो जाएगी। हमारे यहाँ ये आम, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारी इंडस्ट्री का वो ये है कि हिट फिल्म का कुत्ता भी हिट होता है। तो मैं तो राइटर था, खैर तो हिट होना ही था। जैसे तेज़ाब के लिए, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो वो फिल्म कैसे मिली? हाँ, वो हुआ ये कि एक और फिल्म के लिए मुझे और एन चंद्रा को बुलाया गया था। एक मराठी के थे फिल्म प्रोड्यूसर,
तो उनके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी बयान करके, जो अंडरवर्ल्ड पे शायद पहली स्क्रिप्ट थी बॉम्बे में, क्योंकि खुद उनका खुद का जो रिश्ता था, कुछ अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ था उनका, उनके भी अपने जुए के अड्डे, दारू के अड्डे, ये कुछ तामझाम चलता था। तो मुझे ले गए सबसे मिलवाने ऐसे ही दोस्ती में। तो हाजी मस्तान, समद खान, करीम लाला, पटेल भाई, सब बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, सबके अड्डे, जुए के अड्डे, ये वो। तो मैंने कहा यार तुम ऐसी फालतू कहानी क्यों बना रहे हो, तुम्हारी जो दुनिया है इतनी इंटरेस्टिंग है। और सच में अंडरवर्ल्ड इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया है, आपको यकीन नहीं होगा। हम लोग बाहर फिल्मों में देख के पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, मगर एक लेवल पे दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। मैं एक घटना बताऊं, मैं आपको यकीन नहीं होगा। एक बार मैं उनके ऑफिस से निकल रहा था और मुझे ये तो मालूम था कि भाई ये जो इनकी जो दुनिया है कुछ अंडरवर्ल्ड का मामला है। मैं गाड़ी में था, दादर का ट्रैफिक, भीड़। अचानक देखा कि एक पीछे एक लड़का, उनका जो एक लड़का था, भागता आ रहा है। वो लड़का कौन था, उसका इंट्रोडक्शन मुझे ये दिया गया था कि इसने 12 मर्डर किए हैं, लॉकअप में था, जेल में। तो इन्होंने उसकी वकील किया और बेल उसको दिलवाई, और आगे लड़का अब इनके लिए काम करता है। उसका काम सिर्फ ये था कि उनका फ़ोन लेके घूमता रहता उनके साथ साथ। उन दिनों से ये सेल फ़ोन नहीं होते थे, तो ये लैंडलाइन फ़ोन जो है, जहाँ जहाँ जिस रूम में जाएं वो लेके चलता था लड़का वो। तो वो देखा कि वो लड़का जिसने 12 मर्डर किए मेरे पीछे भागता आ रहा है। मैंने कहा यार पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने कुछ क्या बोल दिया, कहीं क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैंने बोला ड्राइवर को, यार तू गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल। और दादर का ट्रैफिक दादर टीटी का ट्रैफिक, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब क्या होगा। भागते भागते वो आया लड़का गाड़ी के पास, फिर वो नॉक किया विंडो पे। मैंने डरते डरते विंडो नीचे किया, बोला सर आपका बॉल पेन रह गया था। ये लड़का जिसने 12 मर्डर किए थे, ये वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। तो खैर, तो वो मगर वो फिल्म पे काम तो मैंने, स्क्रिप्ट तो पूरी कर दी और एन चंद्रा से मीटिंग भी हो गई, मगर कुछ इश्यूज़ पे आपस में उनकी बनी नहीं एन चंद्रा की। और तब तक एन चंद्रा की वो अंकुश हिट हो गई थी, और जो दूसरी फिल्म थी प्रतिघात, वो भी अच्छी चल रही थी। तो मेरा ऑफिस था वर्ली नाके पे, और ये रहते थे वर्ली चाल में, जो मेरे ऑफिस के ठीक पीछे बिल्डिंग थी। तो अक्सर आ जाते, हमारी दोस्ती हो गई थी, आ जाते लंच टाइम में। एक दिन आके बोले कि यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तेज़ाब। एक लड़की है माधुरी, अबोध में उसने छोटा सा रोल किया है बहन का, तो वो मेरी हीरोइन है। और हीरो उस वक्त आदित्य पंचोली थे तेज़ाब के, नॉट अनिल कपूर। जब मुझे सुनाया था आदित्य पंचोली था, क्योंकि उन दिनों उनका भाव ज़्यादा था। आदित्य पंचोली वॉज अ बिगर स्टार दैट टाइम देन अनिल कपूर। तो मुझे सुनाया, मैंने कहा यार तेरी स्टोरी तो गजब है। मैंने कहा यार चंदू, ये जो है तेरी तेज़ाब जो कहानी है, ये आज की आवारा बन सकती है, आवारा ऑफ 90s। लेकिन कैसे? मैंने कहा अगर राज कपूर ज़िंदा होते और आवारा आज बनाना चाहते 1987 में, तो वो तेज़ाब बनाते। और इसीलिए तेज़ाब में ट्रिब्यूट है, कुछ में कई सीन हैं जो राज कपूर को, आवारा को ट्रिब्यूट हैं। अब जैसे जो अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन है कि वो जो बस्ती में आता है तो रास्ते सुनसान हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, लोग घरों में घुस जाते हैं डर के मारे। और ये बिल्कुल सीधे सीधे मैंने आवारा से लिया था। आवारा में जो विलेन है केन सिंह आता था बस्ती में, तो रास्ता खाली हो जाता था, लोग घरों में घुस जाते थे, दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाते थे। तो ऐसे और भी सीन हैं आवारा के, और भी कितने सीन हैं जो ट्रिब्यूट हैं, एज ए ट्रिब्यूट हमने रखे तेज़ाब में। और तेज़ाब सच में आवारा को ट्रिब्यूट है, क्योंकि जब मैं अनिल कपूर को मिला तो रोल पे बात हो रही थी, उसका रोल मुन्ना कौन है। मैंने कहा देख तू आवारा देखना। और आवारा में जो पहला शॉट है राज कपूर का, जब उसको अदालत में लाते हैं और वो जाली के पीछे राज कपूर का एक है बड़ा, एक राज कपूर का शॉट है उसका क्लोजअप,
तो सिर्फ उसको गौर से देखना वो क्या है। राज कपूर कभी ये एज एन एक्टर भाव नहीं मिला, मगर वो एक्टर कमाल का था। मुश्किल ये हुई कि दिलीप कुमार उससे बेहतर एक्टर थे, तो एक्टिंग के नाम पे उन्हीं का नाम ज़्यादा चला। और राज कपूर एज ए शोमैन, मैं कहता हूँ कि भाई जो राज कपूर का जो शोमैन है वो उनके एक्टर को खा गया, क्योंकि राज कपूर सच में बहुत कमाल के एक्टर थे। आवारा देखिए या 420 देखिए या तीसरी कसम देखिए, अमेजिंग एक्टर। तो मैंने कहा तू सिर्फ वो देखना, रात को सोने के पहले वो घंटा भर देखना क्लोजअप, उस एक शॉट में पूरे यंग इंडिया की कहानी है। सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारी बेकारी, सारी बदहवासी जो है उस एक शॉट में राज कपूर ने दिया है अदालत के कोर्ट सीन में। एंड दैट इज़ आवर मुन्ना। वो हमारा मुन्ना है, उसकी पूरी कहानी उस एक चेहरे की कहानी है जो राज कपूर का चेहरा है आवारा में। एंड ही डिड दैट, इसलिए उसको अवार्ड मिला फिल्म पर, बेस्ट एक्टर अवार्ड उस साल तेजाब के लिए। जॉनी लीवर बहुत कमाल के कॉमेडियन माने गए, और कई बार होता था कि भाई फिल्म तो बड़ी बचकानी है, बड़ी अजीब है, बस जॉनी लीवर की एक्टिंग अच्छी है। तो जॉनी लीवर इंडस्ट्री में उनके पैर जमे कमलेश पांडे साहब की वजह से। जलवा फिल्म और थी, फिर बाद में तेजाब, नरसिम्हा सब में थे, तो बेटा में भी। हाँ, मेरी वजह से तो नहीं कह सकते। असल में जब उसको पहली बार लिया, हम लोगों ने लिया जलवा में, तो गुल आनंद जो थे उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था कि हमेशा जो बिल्कुल अनट्राइड लोग थे, जिनको कहीं कुछ काम नहीं मिला है, उनको लेने में हमेशा उनको लेके एक फिल्म बनाते थे। तो जब उन्हें बनाई जलवा, तब भी जो पंकज थे हमारे डायरेक्टर, वो पहली बार कर रहे थे। मैं खुद लिख रहा था जलवा, पहली बार कर रहा था। अर्चना पूरन सिंह पहली बार वो बनी थी हीरोइन। नसीर पहली बार हीरो का रोल कर रहे थे, एक्शन हीरो का, मसाला फिल्मों का जो एक्शन हीरो होता है। तो उनकी एक आदत थी कि वो एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ था उनको, कि चलो इसको ले लेते हैं, इसे ये करवाएंगे। एंड दैट्स हाउ ही गॉट ए ब्रेक, ही डिड ए गुड जॉब, अच्छा काम किया उसने। और उसके बाद फिर वो रिपीट होने लगा तेजाब में, नरसिम्हा में, और बेटा में भी, और बहुत सारी फिल्मों में आया, साउथ की फिल्मों में। क्योंकि साउथ के मैंने कितने सारे रीमेक लिखे। तो साउथ में क्या होता है कि एक ट्रैक होता है, कहानी कोई भी हो, फैमिली ड्रामा हो या कुछ भी कहानी हो, कॉमेडी का एक ट्रैक रखते ही वो पूरी फिल्म में। बल्कि वो करते क्या है साउथ में उन दिनों, करते क्या थे, पहले जो मेन कहानी है पूरा ड्रामा शूट करके रख लेते हैं कि अब हमें 2000 फीट की कॉमेडी चाहिए। तो जब मैं पहली बार वो रीमेक लिख रहा था, मेरे ख्याल रखवाला था, तो डी रामा नायडू हमारे वो थे फिल्म के प्रोड्यूसर, बोले सर आपका काम तो हो गया, अभी नाउ वी नीड 2000 फीट ऑफ कॉमेडी। वो क्या हो गया, बोले सर हमारे एक्सपर्ट हैं। तो साउथ में एक्सपर्ट राइटर्स हैं जो सिर्फ कॉमेडी लिखते हैं, तो उनको कुछ दे देंगे आइडिया, फिर वो लिखेंगे अपनी कॉमेडी, फिर वो कॉमेडी के सीन जो हैं वो फिल्म में जहाँ तहाँ बिठा देंगे। इसलिए उनके जो कॉमेडी सीन होते थे उनका मेन कहानी से कोई रिश्ता नहीं होता था। और अक्सर ये होता था कि अगर कहानी में सोशल है और ड्रामा फैमिली के बारे में है, तो जो फैमिली के नौकर हैं उनके बीच में कॉमेडी होती थी। ये पूरा फार्मूला था साउथ का। अब उतना नहीं है, अब तो बात बहुत बदल गई है, मगर उस ज़माने में था। तो उसमें उसको काफ़ी काम मिला अपने जॉनी लीवर को। सर वो जलवा में एक किसी टूटा फूटा सा मकान है जिसमें हीरो रहने आए हैं, और वहाँ पे एक टीवी है जो खराब है। तो जॉनी लीवर उस बॉक्स पे बैठ करके टीवी की नकल करता है। वो हम लोग एक सीरियल आता था तो जिसमें अशोक कुमार बोलते थे, मिमिक, बेसिकली स्टार्टेड एज ए मिमिक। तो वो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो आपके उसने हमको दिखाया करके, एक्चुअली उन दिनों वो शो किया करता था जॉनी, तो दिखाया करके कि देखिए वो अशोक कुमार का, इसका, उसका, सबका मिमिक्री। तो मैंने कहा यार इसको इस्तेमाल कैसे करना अपनी फिल्म में। तो वो फिर वो आइडिया है कि वो एक टीवी है, वो खाली पड़ा हुआ है, और वो उसको पीछे जाके अपना वो सबकी नकल करता है। तो वो उसको वहाँ से इस्तेमाल किया। और वो एज एन एक्टर इज़ वेरी गुड एक्टर। बिसाइड्स जो ह्यूमर ठीक है उसका, जो कॉमेडी ठीक है,
बट एक्चुअली ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर। वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते जन एक्टर, मगर मैं मानता हूँ कि जॉनी बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा सर, मतलब सुभाष घई अमिताभ बच्चन को लेकर के फिल्म बना रहे थे देवा, और वो आप लिख रहे थे, तो इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिली? नहीं, हुआ तो एक्चुअली जलवा देखने आए घई साहब, क्योंकि वो भी एफटीआई के हैं। तो और ये भी एफटीआई का था, हमारा जो हमारा डायरेक्टर था पंकज पराशर। तो उन्होंने जलवा देखी, उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तेरा राइटर कौन है। वही जो जावेद साहब ने पूछा अमूल से, यहाँ पे सुभाष घई ने पूछा पंकज पराशर से कि तेरा राइटर कौन है। बोला है कमलेश पांडे, एडवर्टाइजिंग में, आज से ये मेरा राइटर है। बस फिर उन्होंने, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। मैं गया, बोला मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ देवा करके, अमिताभ बच्चन को लेके। शम्मी कपूर है, अमिताभ बच्चन है और मीनाक्षी शेषाद्री है। मुझे उन्होंने कहानी सुनाई, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि एक 40 ईयर का डाकू है, एक डाकू है 40 साल का, उसको लाइफ में पहली बार इश्क हो जाता है। आज तक कभी उसकी लाइफ में इश्क विश्क नहीं हुआ एक डाकू को। और मैं मानता हूँ कि वो फिल्म नहीं करके अमिताभ बच्चन ने बड़ी गलती की, क्योंकि वो सही उम्र में सही रोल था। उनकी खुद की उम्र करीब 45 के आसपास थी अमिताभ बच्चन की, और उनकी फिल्में, कई सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी एक लाइन से, सबको याद है। और वो सही उम्र में और सही रोल था, और रोल इतना कमाल का था कि एक 40 साल का डाकू जो है उसको इश्क हो जाता है, और लड़की शहर की है और गांव, डाकू कहीं जंगलों में रहता है। तो मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ, और मैं लिखने लगा। फिर एक दिन आके बोला अब सुभाष जी ने कि यार मैं देवाश हेल्प कर रहा हूँ। हालांकि एक गाना रिकॉर्ड होके, गाना शूट भी हो चुका था शम्मी कपूर के साथ। वो गाना अभी भी है उनके पास, सुभाष जी के पास, मगर वी आई एम नॉट डूइंग देवा इज चल तू मेरे साथ चल बेंगलोर 3 महीने के लिए, हम लोग राम लखन लिखेंगे। मैंने कहा सर मैं दिल लिख रहा हूँ, बेटा लिख रहा हूँ, चालबाज लिख रहा हूँ, साउथ की रखवाला लिख रहा हूँ, ये 4 फिल्में लिख रहा हूँ। ऊपर से मैं नौकरी में हूँ, रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, मैं 3 महीने के लिए नहीं कहीं जा सकता। आई डोंट हैव द टाइम। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, बट अगली फिल्म जो होगी वो तू लिखेगा। अगली फिल्म बहुत बड़ी फिल्म हाँ, थी, सौदागर, दिलीप कुमार, सौदागर। राजकुमार। अब ये है कि 2 दिग्गज कलाकार हैं, कन्फ्रंटेशन के सीन है, तो राइटर के लिए बहुत बड़ा हाँ। चैलेंज है कि मतलब उन लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसके साथ इंसाफ करें। तो कमलेश पांडे साहब के सामने वो चैलेंज था। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि मैं सिर्फ इन 2 लोगों का रहा हूँ फ़ैन, राजकुमार का और दिलीप कुमार का, और मैं कभी किसी एक्टर का फ़ैन नहीं रहा, आज तक नहीं हूँ, इन दोनों के अलावा। तो मैंने पहले सुभाष घई को जाके यही कहा कि देखो सुभाष, मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ, और फ़ैन जो है थोड़ा कमज़ोर होता है। तो उसके बाद एक तरह से रूटीन बन गया कि रोज़ सुबह जो है सुभाष घई का अलार्म जो बजता था मेरे लिए कि तू फ़ैन नहीं है, तू फिल्म का राइटर है, तू फ़ैन नहीं है, तू फिल्म का राइटर है। और मैंने याद रखा, क्योंकि राज जी तो उतना नहीं, उनको थोड़ा अच्छी दे दो लाइनें, 2-4 लाइनें दे दो, वो को अपने आप में वो ही वॉज हैप्पी, ही वॉज खुश थे। दिलीप साहब जो थे वो सच में ही यूज्ड टू वर्क सो हार्ड ऑन हिज रोल। मेरे पास तो पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस ज़माने में टेप पे कि सौदागर रिकॉर्डिंग दिलीप कुमार क्योंकि वो कभी भी रात को फ़ोन कर देंगे, कमलेश आजा एक आइडिया आया है। फिर मैं जाता था, और फिर उसके पहले मैं बोलता सुभाष मुझे बुला रहे हैं दिलीप साहब, मैं जा रहा हूँ, जा मगर तू भूलना मत, तू फ़ैन नहीं है, तू राइटर है। और मैं सुनता था, और इतने कमाल के आइडियाज़। और मुझे याद है, मैंने पहली बार देखा कि यार
एक एक्टर एक राइटर के लिए कितने काम का हो सकता है। हमारी पहली मुलाकात हुई फरियाद होटल खंडाला, मुझे ले गए सुभाष जी साथ में, इंट्रोड्यूस किया कि ये राइटर है मेरा कमलेश पांडे है, ये लिखेंगे। और फिर उन्होंने हग वग किया, दिलीप साहब ने बिल्कुल बड़े वार्मली मिले। सुभाष गई फिर स्मार्टली वो हेल्थ क्लब निकल गए कि यार मैं जाता हूँ, जरा हेल्थ क्लब जाता हूँ, आप लोग सीन की बात कर लो। तो मैं तो घबरा गया कि एशिया क्या, मैं मानता हूँ कि दिलीप कुमार दुनिया के सबसे महान एक्टर थे, उनके आगे कोई गया नहीं अभी आज तक। लोग उनको उस लेवल पे अप्रिशिएट सारे करें ना करें मगर थे, और मैंने खुद अपनी आँख से देखा कि क्यों थे। लोग मानते हैं कि हॉलीवुड में मार्लो ब्रांडो था, उसने जो एक्ट शुरू की मेथड एक्टिंग, ब्रांडो से कई साल पहले दिलीप कुमार मेथड एक्टिंग शुरू कर चुके थे। उनको पता भी नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ मेथड एक्टिंग है। इतने 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 कमाल के एक्टर थे। तो मैंने कहा सर वो तो गए हेल्थ क्लब सुभाष जी, चलिए हम लोग सीन पे डिस्कस कर लेते हैं, आपके रूम में चल। मैं नहीं, तेरे रूम में चलेंगे। अब राइटर का रूम, छोटा सा रूम, एक टेबल चेयर बेड, कुछ खास नहीं। मैंने कहा चलिए। तो मैंने कहा आप बैठिए कुर्सी, बोलने बैठे नहीं मैं खड़ा रहूँगा। तो सीन सुना और मैं बैठ के बेड पे मैंने सीन सुनाया। वो सीन था वो पहला ही सीन की, वो मंदारी जो है वो चिट्ठी लेकर आया है उसके पोते के बारे में, और वो पोते के बारे में दादा सुन रहा है, दादा वीर। और बाकी जो किरदार है, दीप्ति नवल है, बुआ भी है, मुकेश खन्ना है, सब ये मंदिर घोड़े बले। और वो चिट्ठी सुना रहा है कि एक जो ग्रैंडफादर है, दादा जो है, अपने पोते के बारे में कि वो कितना अच्छा किया है वो सुन रहा है, और उसकी छाती फूल रही है। तो मैंने उनको सीन सुनाया, बोले सीन अच्छा है। एंड 30 सेकंड में दिलीप कुमार ने उस छोटे से कमरे में पूरा जो सीन था मेरे सामने क्रिएट कर दिया, जिंदा कर दिया। अच्छा ऐसा कर, वो मंदिर है, उधर घोड़े बंधे हैं, उधर बैल है, 2 गाय है, एक बछड़ा है, उधर बुआ भी सूप में कुछ मसाला फटक रही है, दीप्ति उधर काम में लगी किचन में, और मुकेश बंदूक में गोली भर रहा है उधर। और उधर से मंदारी आता, तू मंदारी है, तू शुरू कर। तो मैंने शुरू किया डायलॉग, और उन्होंने जो रिएक्शन देना शुरू किया दिलीप साहब ने। मैं मंदारी था, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, एंड ही वॉज जस्ट रिएक्टिंग। मैं बोलना भूल जाता था उनको देख के कि मैं तो फैन था, फैन कैसे भूलता कि मैं फ़ैन नहीं हूँ। फिर बोलते बच्चे की तरह। तो मैंने कैसा किया, मतलब जैसे पहली बार कोई रोल कर रहा हूँ, ज़िंदगी में एक्टिंग कर रही हो, मतलब इतने सालों, इतने अवार्ड, इतने काम के बाद एक एक्टर जो है दिलीप कुमार की हैसियत और औकात का एक्टर एक नए राइटर से पूछता है कि मैंने कैसा किया सीन। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ सर, 1 सेकेंड और भी करता हूँ। दिलीप कुमार ने उस सीन के 7 वेरिएशन किए मेरे सामने, और मैं अकेला ऑडियंस और कोई नहीं वहाँ पे। काश वीडियो होता तो मैं शूट करता। अच्छा, राजकुमार साहब पूछते नहीं थे कि भाई इनके हाँ, लिए वो क्या लिखा है? नहीं, वो उतना नहीं पूछते थे, बताता हूँ मैं। तो वो सब हो गया तो एंड में पूछते हैं कि तो कैसा रहा। मैंने कहा सर आज एक बात तय हो गई। क्या तय होगी? वो ये होगी कि मैं कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? मैंने कहा सर आपने जो 7 वेरिएशन दिए हैं, ये मेरी फिल्म के हिसाब से कौन सा जो वेरिएशन है वो सही है। आई कैन नेवर डिसाइड। एज ए डायरेक्टर आई एम सपोज टू नो कि भाई ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 दिए हैं टेक, इसमें कौन सा टेक मेरे सीन के लिए सही है, मैं कैसे पता चलेगा। मैंने कहा सर मैं आई एम रियली हैप्पी एज ए राइटर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देन बिकेम गुड फ्रेंड्स। उनको खाने का बड़ा शौक़ था, और इसलिए मुझे भी बहुत खाना पड़ता था उनके साथ साथ। मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे मनाली में, तो ही यूज्ड टू हैव 3 शेफ्स। एक अपना शेफ़ था उनका बॉम्बे से गया हुआ, एक लोकल शेफ़ था, और एक होटल का शेफ़ था। तो रोज़ मेनू बनता था,
3 शेफ का, फिर यूज टू पिक एंड चूज, फिर मुझको बुलाते, आ जा खाना खाते हैं। राज जी की बात थोड़ी अलग थी। जब ये शूटिंग शुरू हुई, पहली शूटिंग सौदागर की, तो यहीं पे शूट कर रहे थे मड आइलैंड में। इनका फार्म हाउस है सुभाष जी का, तो उसी को मैंने बनाया था कि वो दादा बीर का फार्म हाउस है। तो शॉट रेडी था, कैमरा वैमरा सब रेडी। तो मुझे कहा सुभाष ने कि तू जरा एक बार सीन देख ले, उनसे एक बार फाइनल कर लेते हैं फिर करते हैं। तो मैंने कहा सर आप रेडी हैं तो एक बार सीन डिस्कस कर लेते हैं। एंड ही वॉज रेडी, पूरे अपने कपड़े वपड़े पूरे पहन के तैयार थे, रेडी थे। बोले यार कमलेश भी एक आइडिया आया है। मैंने क्या आइडिया? बोला सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक्सेंट लेता हूँ। मैंने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी, ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि आई नेवर राइट एक्सेंट। वो एक्टर की जिम्मेदारी है, इज़ नॉट फॉर द राइटर टू राइट एक्सेंट। ये एक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक्सेंट अपने किरदार के हिसाब से सोचे कि मुझे किस अंदाज में डायलॉग बोलने हैं। मैंने कहा देखिए बिल्कुल। और 20 सेकेंड में दिलीप कुमार ने मेरे जो डायलॉग थे उनको उसमें अजीब सी हरियाणवी, पंजाबी, कुछ ये फ्रंटियर लैंग्वेज मिला के घाल पेल करके एक अजीब सी बनाई एक्सेंट मेरे डायलॉग्स की। एंड इट वाज अनबिलीवेबल, सो पावरफुल। तो भाग के गया, मैं कि यार सुभाष वो तो उन्होंने कर दिया कमाल, वो एक्शन ले रहे दिलीप साहब, क्या इफेक्ट आएगा? बोला अब तू मरेगा जब तू राजकुमार को मिलेगा। तो जब राजकुमार के पास गया मैं, तो पूछते ये लाले क्या कर रहा है? ही यूज टू कॉल दिलीप साहब लाले एंड ही यूज टू कॉल राजकुमार शहजादे। लाले क्या कर रहा है? मैंने कहा सर वो एक्सेंट ले रहा है। मैं भी लूँगा, मैं समझ गया, मैं मर गया। मैंने कहा नहीं सर आप नहीं ले सकते, आप एरिस्टोक्रेट हैं, आप एजुकेटेड हैं, वो तो गंवार है, उसको चलता है एक्सेंट, आपको नहीं चलता। अरे नहीं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, एक ही गांव के हैं, तो हम भी ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर आप 20 साल बाद अमेरिका से लौट रहे हैं तो यू कांट टेक एक्सेंट। उनको समझा के फाइनली ही एग्रीड कि नहीं उनके लिए एक्सेंट लेना ठीक नहीं है। मगर उनको था कि भाई उनको 2 लाइन भी दे दो ना अच्छी सी, बस वो सीन, कोई भी सामने एक्टर वो सीन खा जाते थे। ये अजीब सी उनकी काबिलियत थी। और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी इज्जत थी कि अनबिलीवेबल। लोग बाहर सोचते हैं ना कि पता नहीं कितनी कंपटीशन रही होगी, क्या हुआ, इसके आपस में लगाओ कि ये इसका सीन कटवाओ, इसका सीन छोटा करो, इसके डायलॉग कम करो। नहीं, एक दूसरे की इज्जत जो है अमेजिंग, कि लाले क्या कर रहा है तो शहजादे क्या कर रहा है। मगर जहाँ तक उनके काम का सवाल था जिसमें ज़रा भी कोई शिकन नहीं, दोनों 100% दिया करते थे। एंड बल्कि जब वो फिल्म का प्रीमियर हुआ तो अमिताभ बच्चन आए थे। अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही मुझसे कि यार सौदागर देख के लगता है कि हम बुढ़ों के लिए भी फ्यूचर है इंडस्ट्री में, बुढ़ों को भी काम मिलेगा, जो कि मिला उनको, अभी तक मिल रहा है। अच्छा, बात ऐसी है कि सब दिलीप कुमार राजकुमार के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। मंधारी का कैरेक्टर भी मतलब इंटरेस्टिंग था। मंधारी बहुत इंटरेस्टिंग था। मंधारी लाइक ए सूफी सेंट जो होते हैं ना, सूफियों का एक जो किरदार होता है कहानी में कि वो दोनों को कैसे मिलवाते हैं, वो रखा गया था और बड़ी अहम उसकी भूमिका थी। और अनुपम ने बहुत अच्छा किया भी था। 5 घंटे की शायद फिल्म बनी थी, तो काटा हाँ। क्या क्या गया? अरे बहुत काटा गया। बल्कि जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जो हॉल वाले जो शो ज़्यादा करना चाहते थे तो वो फिल्म आधा घंटा पहले एडिट कर देते थे। जो गाना जहाँ शुरू होता है ना, इल्लू इल्लू, नहीं वो दोनों के मरने के बाद वो फिल्म वहीं पे एंड कर देते थे हॉल वाले। और उसके बाद भी फिल्म थी कम से कम, और आगे 20 मिनट फिल्म थी। मगर फिल्म कोई कहानी ऐसी एपिक कहानी थी, वो कहानी का जो विस्तार था वो एपिक उसका लेवल था। और जाहिर है कि एपिक कहानी हो और ऐसे बड़े एक्टर हो तो ऑडियंस भी चाहती है कि देखने को मिले। और दूसरी बात ये कि 25 साल बाद ये दोनों एक साथ आ रहे थे
और दोबारा कभी आएंगे ये इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये राजकुमार को ऑलरेडी हुआ था कैंसर। वो तो अपनी रिपोर्ट दिखा के गए थे कि देखो भाई मुझे कैंसर है, लेना हो तो लो, सोच लो। तो फिर हमने सोचा भी, ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं, मैंने कहा इतने ईमानदार हैं, ऑनेस्टली बता के गए हैं, फिर भी हमने सोचा कि किसको लें। सुनील दत्त है, ये शत्रुघ्न सिन्हा है। मैंने कहा नहीं, दिलीप कुमार के सामने तो कोई और किसको लेंगे, बात बनेगी नहीं। बल्कि राजकुमार को जब साइन करने गए तो राजकुमार को नहीं पता था कि हमने दिलीप कुमार को साइन कर लिया है। तो उन्होंने पूछा कि हमने सिर्फ उन्हीं को उनका ही रोल सुनाया। बोले अच्छा तो मेरे सामने कौन है? तो सुभाष घई बोलते हैं वही जो थोड़ा आपसे भी 20 हो, लाले। तो ही न्यू कि दिलीप कुमार ही होगा और कौन हो सकता है। तो उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, मैंने कहा हाँ सर उन्हीं को लिया है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड। अच्छा, बेटा में वो जो अरुणा ईरानी और माधुरी दीक्षित के, हाँ वो बेटा एक्चुअली रीमेक था साउथ की फिल्म का, और साउथ की फिल्म में जो जो हीरो था वो ज़्यादा स्ट्रांग था, ज़्यादा पावरफुल था। मगर हिंदी में जब बना तो उसको थोड़ा घुमा घुमा के हमने, बल्कि जो बेटी है वो बेटे से ज़्यादा पावरफुल निकल गई माधुरी। मगर वो जो कहानी थी कि जो एक सौतेली माँ जो है एंड में कैसे असली माँ साबित होती है, वो बड़ी हिम्मतवर कहानी थी। जो मेरे ख्याल है जो साउथ के लोग हैं वही ऐसी कहानियाँ सोच सकते हैं। हमारे यहाँ जो हिंदी सिनेमा है हमारी मुंबई का, उनमें ये हिम्मत नहीं है ना। हालांकि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ और इसकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर मैं मानता हूँ कि हम हिंदी वाले जो हैं, हिंदी सिनेमा के लोग, इनमें वो हिम्मत नहीं है, न वो जुर्रत है कि वो कहानियाँ सोच सके जो साउथ वाले कर रहे हैं। अभी भी देखिए खंतारा आके गई, उसके पहले राजमौली की आ गई, बाहुबली आई। यहाँ नहीं कि यहाँ रुपया यहाँ भी है, यहाँ भी पैसा बहुत है, मगर विज़न नहीं है, वो निगाह नहीं है, और ना वो छाती में दम है कि करके दिखाते, ना कन्विक्शन है। अब जैसे कि कंतारा फिल्म जो है, कंतारा, ये ऋषभ शेट्टी की फिल्म जो है, खुद एक्टर है, खुद डायरेक्टर है, खुद राइटर भी है। कन्विक्शन देखिए उस शख्स का कि एक कन्नड़ में बनी हुई फिल्म जो है ऑल ओवर वर्ल्ड 10 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ से ऊपर का धंधा करती है। हिंदी वालों में नहीं है अकल नहीं है। यहाँ पे एक तरह से माफियागिरी है, ग्रुप। हम बनाएंगे तो ही बनेगी, हम दिखाएंगे तभी, हम बनाएंगे तभी दिखेगी। तो वो जो एक कंट्रोल फ्रीक जो है ना हमारे यहाँ हिंदी में, अब नाम लेने से क्या फायदा, सब जानते हैं, वो अच्छी फिल्म बनने नहीं देंगे। हमारी अपनी फिल्म को, ये रंग दे बसंती जो है, 6 साल लगे, हम लेके घूम रहे थे हम लोग, मैं और राकेश को लेने को तैयार नहीं। अरे एक और भगत सिंह कौन देखना चाहेगा। और ये फिल्म भगत सिंह के बारे में थी ही नहीं, ये उस वक्त के यंग इंडिया के बारे में थी कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। तो बल्कि एक आध जो हमारे महापुरुष लोग हैं, जो फिल्म के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, एक ने बोला कि भाई बसंती का रोल कौन कर रहा है। अब ऐसे बेवकूफ़ों को कोई क्या जवाब दे, क्योंकि यहाँ कोई पढ़ता वढ़ता नहीं, ना कोई लिखता है, सब गंवार हैं, अनपढ़ हैं, और उसी पे वो, क्योंकि वो उनके पास चेकबुक है, फैसला करते हैं और 2-2 कौड़ी की फिल्म बनाते हैं। तो फिर भी मैं बोलता था कि नहीं वो सर, वो उसके लिए, रोल के लिए हम ईशा देओल से बात कर रहे हैं, क्योंकि रंग दे बसंती जो है ये शोले का रीमेक है बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वाह कमाल, कमलेश जी क्या आइडिया है। यही आइडिया आप ही सोच सकते हैं कि शोले का रीमेक बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से रंग दे बसंती है। ये ओपिनियन था इस इंडस्ट्री का रंग दे बसंती के बारे में। तो क्या झक मार के आप इन लोगों के लिए क्या लिखेंगे। इसीलिए मेरे दिल में सम्मान है साउथ के लोगों का, हिम्मत करते हैं
और बनाते हैं कन्विक्शन से कि लो देखो, छाती पे बैठ के दिखाते हैं कि देखो हम कर सकते हैं, तुम करके दिखाओ, हिम्मत है। नहीं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। सब एक दूसरे की चापलूसी में बिजी हैं, एक दूसरे की फिल्मों में काम करते रहते हैं, 2-2 कौड़ी की घटिया फिल्मों में, और बस वो रिलीज़ करें 1 शो 2 शो 3 शो के बाद तो फिर कोई जानता नहीं कि फिल्म कहाँ गई। अच्छी फिल्में भी, सो कॉल्ड अच्छी फिल्में भी जो है अनबिलीवेबल, क्योंकि वो जो दकियानूसी है, वो जो एक तरह अजीब सी माफियागिरी है। करीब ज़्यादा नहीं 5-6 लोग हैं कि बस वही जो फिल्म बनाएंगे वही फिल्म दिखाई जाएगी, हॉल में चलेगी, नहीं तो और किसी फिल्म को मौका नहीं मिलेगा। तो सब ने अपने अपने ले लिए हैं फेस्टिवल। एक ने दिवाली पकड़ ली है, एक ने ये न्यू ईयर पकड़ लिया हुआ है, एक ने ईद पकड़ रखी है, एक ने फला। इन एक्टरों ने हमारे त्योहारों पे कब्जा कर लिया यार। हाउ डेयर दे, कौन होते हैं वो हिम्मत वाले, हमारे त्योहारों पे कब्जा कर लें। तो ये हाल तो होना ही था। और मुझे बड़ी खुशी है, लोग बड़े उदास हैं कि भाई हमारी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। मुझे खुशी है कि कभी तो लोगों को सबक आएगा, आंख खुलेगी, अकल आएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे इतने साल से, और अब ऑडियंस बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। कोई भी हो, बाढ़ में जाओ, हम पैसे देते हैं ना टिकट लेने के लिए, हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी फिल्म देखेंगे और कौन सी नहीं देखेंगे। तुम कौन होते बताने वाले कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें। तो ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा शुभ हो रहा है। और शुभ तभी होगा जब इसके ये एक बहाना बन जाए लोगों की अकल खोलने का, आंखें खोलने का, कि हाँ भाई हिंदी में भी वो सिनेमा बन सकता है। और ऐसा नहीं कि हिंदी में लोग नहीं हैं, हिंदी में हैं, लोग हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, सब लोग हैं, मगर नहीं, कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। एक माफिया की जो पकड़ होती है ना कि ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, ये फेस्टिवल मेरा, ये ईद मेरी है, दिवाली तेरी है, न्यू ईयर उसका है, और फला किसी और का है। कोई इंडिपेंडेंस डे को किसी ने इंडिपेंडेंस डे पकड़ लिया है। इन लोगों ने सारे बड़े बड़े हमारे जो उत्सव हैं उसको पकड़ लिया है। वो सोचते हैं कि बस हम रिलीज़ कर देंगे, लोग झक मारें के देखेंगे, कहाँ जाएंगे, देखें नहीं तो जाएंगे कहाँ। और इसीलिए हाल हुआ है, इसीलिए यह हाल हुआ है हमारी फिल्मों का। और लोग तंग आ गए हैं, लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि मेरी अपनी इंडस्ट्री है। गुस्सा इसलिए है कि मैं इस इंडस्ट्री को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। इनके लिए, इनको मैंने अपनी लाइफ के 35 इयर्स दिए हुए हैं, मजाक में नहीं कह रहा हूँ। और अभी भी औसम मौका है, अभी भी हम चाहें तो वापस लौट सकते हैं, अगर थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी अकल इस्तेमाल करें, थोड़ा सीखें साउथ से कि वो लोग कैसे फिल्में बनाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सही बात। अच्छा सर, दिल में मतलब वो जेल का सीन, सईद जाफरी और अनुपम खेर का, मतलब देवेंद्र वर्मा का कैरेक्टर, तो थोड़ा सा जेल क्या है, वो जब दिल जो है ना बड़ी इलॉजिकल फिल्म थी। एक्चुअली जो दिल थी वो एक फिल्म बहुत पहले आई थी, चाचा जिंदाबाद, शायद आपको याद होगी। ना याद है, ओम प्रकाश ने बनाई थी, किशोर कुमार और अनीता गुहा। हाँ, तो ये उसी की रीमेक थी, एक तरह से अनऑफिशियल रीमेक थी। आइडिया वही था कि 2 बाप हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जब वो दोस्त बनते हैं तो उनके बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। वही था आमिर और माधुरी का। और उसमें मेरी एक शिकायत, मैं तो नया था, ये मेरी चौथी या 5वीं फिल्म थी दिल। मैंने कहा इंदर यार, ये जो ये माधुरी का बाप है, इतना बड़ा पैसे वाला है, और वो शादी करने जा रहा है कबाड़िया के बेटे से। एक आम परिवार भी जो अपनी बेटी, इकलौती बेटी की शादी करने जाता है तो 50 जगह पता करता है कि फैमिली कैसी है लड़के की, बैकग्राउंड कैसा है, ये है वो है। और सईद जाफरी जो इतना बड़ा मल्टीनेशनल बिजनेसमैन है, इसने कुछ नहीं किया। आजकल तो लोग बाकायदा जासूसी करवाते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं कि भाई वो लड़का कौन है, कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं है। वैसे ही मान गया, एक शॉट देख के मान गया कि वो चौपाटी बीच पे वो अपना जॉगिंग कर रहा है,
और उसके पीछे पीछे कुछ लोग भाग रहे हैं नौकर जैसे तनख्वाह के, कैसे बोला। तो इंदर ने बड़ी कमाल की बात कही। मैंने कहा, उसने कहा सर ये सवाल आप पूछ रहे हैं, हॉल में कोई नहीं पूछेगा। और सच बात है, वो सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी एक तरह से बड़ी उदार है, बड़ी जनरस है। वो सातों खून माफ़ करने को तैयार है आपके। आप कितनी भी बेवकूफ़ी दिखाओ वो झेल लेगी, फिर मगर इतनी मत दिखाओ कि उसको लगे कि ऑडियंस जो है वो बेवकूफ़ है। ऑडियंस आपको पूरा मौका देने को तैयार है। एक बार टिकट ले लिया ना, पैसा दे दिया, बात ख़त्म। अब भैया लो, हमें बेवकूफ़ बनाओ, हम तैयार हैं, बैठे हैं। भाई इतना बेवकूफ़ मत बनाओ कि हमें गुस्सा आ जाओ, हमें बाथरूम जाना पड़े बीच में उठ के। इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हम यहाँ 2 घंटे टाइम पास करने आए हैं। टाइम पास हो सकता है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ अच्छी बात मिलती है तो और भी अच्छी बात है, पर हमें बेवकूफ़ मत बनाओ तुम। तो वो बात सही थी इंदर की कि किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी जनरस है। और अगर एंटरटेनमेंट थोड़ा भी उसको मिल जाए, वो सातों खून माफ़ कर देती कि आप कितनी फिल्म घटिया हो, इट डजंट मैटर। मुझे वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि दोनों जेल में जाते हैं और देवेन वर्मा, हाँ, वो देवेन वर्मा का कैरेक्टर, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था किरदार उसका। और वो एक्टर जो बिल्कुल सही, एक्चुअली काफ़ी अरसे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया था देवेन वर्मा ने। मेरे ख्याल है काफ़ी लंबे गैप के बाद उनको एक फ़िल्म मिली थी, एक रोल मिला था करने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ ही वॉज नॉट देयर विजिबल। तो उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। एंड ही वॉज सो गुड। एंड अनुपम तो अनुपम ही है, अनुपम सईद, जाफरी, सब कमाल के एक्टर थे। और आमिर एंड माधुरी, दे बोथ वे वेरी गुड। आमिर ख़ास तौर से। और आमिर को तो हमने कहाँ पे तक, देख तू खाली शम्मी कपूर की नकल कर ले बस, बहुत, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो शम्मी कपूर की जो अदा है वो उसने इस्तेमाल की। यलगार फिल्म में हाँ, मतलब एक चीज़, एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो मिनिस्टर पूछता है ना कि अमन चैन का क्या हाल है। हाँ, तो वो फिरोज खान जवाब देता है कि गुंडे भी अमन चैन चाहते हैं कि वो काम अपना शांति से कर सके, तो कभी कभी अमन चैन से जंग करनी पड़ती है। तो बड़ा सा, हाँ, ये ऐसा कुछ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ डालते रहता हूँ। एक जो सेंसिबिलिटी है कि ठीक है हम बना रहे हैं फिल्म, एंटरटेनमेंट है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, मगर एंटरटेनमेंट के बहाने अगर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंसाइट लोगों तक जा सके, ऐसी बातें जो लोगों के मन में उतर जाएं, जो आज के माहौल के बारे में हो, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और लोगों ने अप्रिशिएट किया। बल्कि मुझे बहुत से लोगों ने ये बाद में कहा कि यलगार जो है सर, आपकी फ़िल्म जो है ये देखने की नहीं, सुनने की फ़िल्म है। मतलब वो फिल्म आप आंख बंद करके सुनिए एंड यू विल एंजॉय इट मोर देन वॉचिंग इट। क्योंकि ठीक है, मुकेश खन्ना प्लेइंग फिरोज खान फादर वाज टू मच। जैसे वही वाला सीन है ना कि कानून तुम्हारी गट फीलिंग से नहीं चलता है, हाँ, और ना ही इसकी कोई उम्मीद है। और वो फिर वो कहती है कि झगड़े पे मुलाकात, हाँ, कि नाश्ता नहीं झगड़ा होता है। हाँ, और हाँ, वो भी ना, वो मुकेश खन्ना जब कहता है कि सिक्योरिटी आज तक किसे बचा पाई है, हाँ, कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो मतलब हाँ, हाँ, नहीं वो सब, वो मेरा एक तरीका होता है कि हर बार मैं कुछ न कुछ जो उस वक़्त का माहौल है, क्योंकि वो ये राजीव गांधी का भी मर्डर अभी हाल ही में हुआ था, कुछ साल पहले ही हुआ था। कुछ महीने, हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले हुआ था, काफ़ी फ्रेश था। हाँ। तो वो हालात के ऊपर भी थोड़ा सा जो कुछ मेरा कमेंट है वो मैं डाल दिया करता हूँ अपने डायलॉग्स में कि मेरा काम हाँ, शहर की हिफाजत है, अपनी नहीं। हाँ। तो वो लोगों को अच्छा लगा कि भाई आज की बात हो रही है। अच्छा, खलनायक। खलनायक, हाँ, खलनायक मुझे बहुत स्टोरी कमाल की लगी, क्योंकि एक्चुअली खलनायक रामायण है। बल्कि जब ये रावण बन रही थी साउथ की, अभिषेक बच्चन के साथ, और ये ऐश्वर्या, और ये मुझे मिले थे एक फिल्म फेस्टिवल, मैंने कहा देखिए हम तो खलनायक बना चुके हैं पहले ही,
रावण की लव स्टोरी। थ्योरी ये थी कि भाई अगर मान लीजिए रावण सच में सीता से प्यार करता होता तो क्या होता, क्योंकि रावण ने अपने भाई गंवा दिए, अपने बेटे गंवा दिए, अपना पूरा राज्य गंवा दिया, अपनी सेना गंवा दी एक औरत के लिए। ये क्यों होता है? रावण को सीता में ऐसा क्या दिखा था जिसके लिए वो सब कुछ, सारी कीमत देने को तैयार था, अपनी जान दांव पे लगा दी? ये तो सिर्फ इश्क में होता है और थोड़ी होता है। अब ठीक है, मैथोलॉजी की बात अलग है, कहानी अलग है। बेसिक ये था कि हाँ भाई एक रावण है, खलनायक है, एंड ही फॉल्स इन लव विद दिस वुमन, शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा कि पहली बार एक जो खलनायक है उसके खलनायक होने की कोई वजह नहीं बताई गई थी, कोई हार्ड लक स्टोरी नहीं थी कि वो खलनायक क्यों बना। और वहीं पे मेरा थोड़ा मेरे डिफरेंसेस भी थे सुभाष घई के साथ, कि सुभाष जी हर फिल्म में जिसमें डाकू हीरो होता है घूम फिर के वही आता है कि ये डाकू क्यों बना, इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई, इसकी बहन का रेप हुआ, माँ का बाप का मर्डर हुआ, माँ का कुछ हुआ, इसलिए डाकू बन गया है। ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इट इज़ साइकोलॉजिकली सोशली रॉन्ग आइडिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डाकू बन जाओ बस, और कोई रास्ता नहीं है। वाई कांट वी कैन हैव ए विलन जो बिल्कुल अनअपॉलोजेटिक हो, जिसके पीछे कोई हार्ड लक स्टोरी नहीं है कि उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। वो है जैसे सांप है, सांप क्यों है, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है कि भाई उसकी बहन के साथ या बाप के साथ या माँ के साथ कुछ हुआ इसलिए वो सांप बन गया और लोगों को डसने लगा। नहीं, वो उसका नेचर ऐसा है। इट इज़ ए स्नेक बिकॉज ऑफ नेचर। सांप है, बिच्छू है, तो ऐसा खलनायक होना चाहिए कि उसके पीछे कोई वजह नहीं है, वो है, एंजॉय करता है, ही एंजॉयज हिज विलन। इसलिए हमने संजय दत्त से बाकायदा उसको एंटरटेनिंग रखा, उससे डांस वांस करवाया, सब करवाया कि भाई जैसे रावण था, रावण was a very good musician and a good dancer and really a great intellectual। कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी रावण के साथ। तो ये ऐसा मेरे ख्याल में था कि एक ऐसा विलन है जो एंजॉय करता अपनी विलैनी को, खुश है, उसको कोई अफसोस नहीं है उसको, और ना उसके पीछे कोई हार्ड लक कहानी है कि ये क्यों विलन बना। मगर वहीं पे थोड़ा सा हमारे से अलग ख्याल था सुभाष जी का कि नहीं यार, हिंदी फिल्म के ऑडियंस के लिए बड़ा ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एक स्टोरी देनी पड़ी कि भाई उसके पीछे कोई और है जो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको भटका रहा है, भरवा रहा है, इसलिए वो बन गया खलनायक। मगर बेसिक यही था कि खलनायक जो है वो बिल्कुल वो उसका वो नेचर है और इसीलिए वो खलनायक है। एंड दैट गाय फॉल्स इन लव, कि वाई कांट द विलन फॉल इन लव। तो एक्चुअली वो उसका जो सीड है खलनायक का, वो देवा से आया था। देवा से आया था कि देवा जो है 40-year-old डाकू है और वो पहली बार उसको लाइफ में इश्क हो जाता है। तो वहाँ से वो खलनायक का सीड आया था और वो हमने खलनायक में इस्तेमाल किया। और खलनायक फिर जाहिर है कि ही वॉज राइट कि भाई हम अगर ये सा रखते तो शायद बहुत ज़्यादा कहानी अपने वक्त से बहुत आगे निकल जाती, शायद लोग पसंद नहीं करते। एनीवे, जो उन्होंने किया ठीक ही किया, उनका फैसला सही था। पर ये मेरा ख्याल था कि एक विलन सिर्फ एज ए विलन क्यों नहीं हो सकता। जैसे सांप है, बिच्छू है, या शेर है, या जंगली जानवर हैं, जो जैसा है वैसा है। तो जैसे अच्छे लोग हैं ऐसे ही ख़राब लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, वो उनका नेचर है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये आइडिया ये था, मगर थोड़ा उसमें थोड़ा सा हमको डाइल्यूट करना पड़ा, थोड़ा देना पड़ा बैक स्टोरी। भाई संजू जो है एक्चुअली पहले उसमें हीरो लिया था नाना पाटेकर को उस रोल के लिए। तो एक दो बार मीटिंग हुई, बाद में लगा कि बात नहीं जमने वाली है, क्योंकि नाना हालांकि मेरा दोस्त है
और बहुत अक्खड़ एक्टर है वो अपने आगे किसी को देखता जानता नहीं है। तो फिर हुई चिंता हुई कि अब क्या किया जाए, उसको हटा दिया है नाना को, तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा एक आइडिया है, संजय दत्त। क्यों? मैंने कहा सर जी आप एक याद कीजिए, मदर इंडिया में जो रोल किया था सुनील दत्त ने, जस्ट रिमेंबर दैट। अगर हम उतना निकलवा सके ना, ये निकलवा सके संजू से, तो आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। तो वही मैंने फिर फ़ोन किया संजू को कि संजू एक काम कर, तू सुभाष जी के घर पे जा और उनका पाँव पकड़ ले, और तब तक मत छोड़ना जब तक वो मान जाए कि तू खलनायक में हीरो है, खलनायक का रोल कर रहा है। एंड एग्जैक्टली ही डिड एग्जैक्टली दैट। वो गया, बैठ गया पाँव पकड़ के कि मैंने सुना है खलनायक में रोल है और मुझे वो रोल करना है, आप बताइए क्या करना है। मगर वही उसके लिए हमने वही, तू अपने बाप का रोल देख जो उन्होंने किया मदर इंडिया में, एग्जैक्टली वही तुझे करना है। और वही उसने किया। और बाद में जब दत्त साहब ने देखी फिल्म खलनायक, पहले यार तुम लोगों ने मेरा डुप्लीकेट करवाया संजू से। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला था कि तू अपने बाप को देख मदर इंडिया में, वही वैसे ही काम करना है, वही तेरा रोल है। ठीक, थैंक यू।